कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंदर हम भूगोल विषय में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की बुक का लेसन नंबर 3 जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का लेसन। देखिए, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है जनसंख्या संगठन, तो उसमें जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो इसमें एक परिभाषा लिखी गई है, ये परिभाषा आप देख लीजिए पहले कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित विश्लेषण करना ही संगठन कहलाता है। तो इस लेसन के अंदर हम जनसंख्या से संबंधित लिंग संगठन किस प्रकार का है, किसी क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का, आयु संरचना कैसी है, किस प्रकार के व्यवसाय हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है आदि के बारे में हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि इस लेसन में मुख्य रूप से जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है, उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, लिंगानुपात से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसमें एक सूत्र दे रखा है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू 1000, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ये सूत्र विश्व के अन्य देशों में काम में लिया जाता है, जबकि भारत के अंदर लिंगानुपात की जो गणना होती है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से की जाती है। इसलिए सूत्र अगर देखें तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप भारत का जो लिंगानुपात है कितना है उसको भी ध्यान में रखें। आगे देखिए, इसी लेसन के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया भी जा सकता है कि किसी देश में विपरीत लिंगानुपात के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें 1-2 लाइनें थी, इसलिए मैंने यहाँ से लिखने की कोशिश की है। स्त्री भ्रूण हत्या के कारण हो सकता है, स्त्री शिशु हत्या के कारण हो सकता है, और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा है उसके कारण भी हो सकता है, और स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर का निम्न होना, ये सब लिंगानुपात विपरीत के कारण है वो बताए गए हैं। अगर हम विश्व के लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके अलावा विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला अगर देश देखें तो लेटविया है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष बताए गए हैं। ध्यान रखें इस बात का, एग्जाम 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का है। कई बार परीक्षा के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखें कि सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है वो बताए गए। तो इस प्रकार से जनसंख्या संगठन का जो पहला अपना जो पॉइंट था वो था लिंगानुपात। लिंगानुपात के अंदर सामान्य रूप से
आपसे पूछा जा सकता है लिंगानुपात किसे कहते हैं, और विश्व में कितना लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा कौन से देश का है, सबसे कम किस देश का है। यहाँ से आपकी 3 क्वेश्चन बनते हैं। लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, कम वाला कौन सा है। तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके अलावा आयु संरचना, आयु संरचना के अंदर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कार्यशील जनसंख्या। भी कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को माना गया है, तो 1500 से लेकर के 59 वर्ष जो आयु वर्ग है उसको कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसके साथ ही अन्य जो पॉइंट है आपका आयुलिंग पिरामिड, आयुलिंग पिरामिड की अगर बात की जाए तो जनसंख्या पिरामिड का जो उपयोग है वो आयुलिंग पिरामिड संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस पिरामिड के अंदर जो बायां जो भाग होता है वो पुरुषों का प्रदर्शित करता है और दायां जो भाग होता है वो स्त्रियों को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। आप देखिए यहाँ से आपके लिए कोई रेगिस्तान पूछा जा सकता है। ये दोनों ही प्रश्न जो बनते हैं यहाँ पर रेगिस्तान के रूप में आ सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की रेगिस्तान संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो आयुलिंग संरचना को ध्यान रखें इस बात का। इसके अलावा जनसंख्या पिरामिड के अंदर बायां भाग पुरुषों को दर्शाता है जबकि दायां भाग स्त्रियों को दर्शाता है। इस प्रकार से अब देखिए आपके जो लेसन हैं इसमें अपने सामने 3 प्रकार के पिरामिड दिए गए हैं, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान। यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे नाम दिए गए हैं विशेष तौर से आपको इन सबको सीधे से याद करना है। जैसे विस्तारित जनसंख्या वाला नाइजीरिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो विस्तारित जनसंख्या का। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसका मतलब इसमें आप पिरामिड के अंदर जब आयु वर्ग देखते हैं तो 0 से शुरू होता है और 100 वर्ष तक जो अपने लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि नीचे का जो पार्ट है, जो निम्न आयु संरचना अगर देखें तो इसमें यहाँ पर जो निम्न जो आयु वर्ग है उसमें जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो पिरामिड है वो विस्तृत बन गया और एक त्रिभुजा इसका आधार है वो विस्तृत हो गया, तो त्रिभुजाकार आकृति का दर्शाया गया। तो इसमें उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या वो पाई जाती है। तो यहाँ से बांग्लादेश और मैक्सिको के जो पिरामिड हैं वो भी विस्तारित जनसंख्या से संबंधित हैं। स्थिर जनसंख्या की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड आता है जिसका आकार घंटी जैसा है और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है यहाँ समान है, इसलिए जनसंख्या है वो स्थिर बताई गई है। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड की अगर बात करें तो आधार है वो समकीर्ण आधार बताए गए हैं और ह्रासमान में जापान का पिरामिड आता है और यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को दर्शाता है ये, और जनसंख्या वृद्धि है वो शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, इसलिए ह्रासमान जनसंख्या प्रदर्शित करता है जापान। तो यहाँ से कई बार सीधा सा प्रश्न यही होते हैं कि विस्तारित जनसंख्या पिरामिड कौन से देश का है, तो नाइजीरिया का है, स्थिर ऑस्ट्रेलिया का है, ह्रासमान जापान का है, ठीक है, और त्रिभुजाकार कौन से का है, तो नाइजीरिया का है, और घंटी के आकार का
तो ऑस्ट्रेलिया का है। इस प्रकार से आगे देखिए, ग्रामीण और नगरीय संगठन की अगर बात करें जनसंख्या, तो यहाँ पर हम कौन सी जनसंख्या ग्रामीण है और कौन सी नगरीय है, इसका अगर आकलन करेंगे तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र में वे होते हैं जिनमें अधिकांश जो कार्यशील जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। तो ये कार्य के आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का विभाजन कर सकते हैं, और अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग स्थितियां हैं वो देखी जा सकती है। तो यहाँ से आपके लिए कोई प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, साक्षरता से आपका क्या आशय है, ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा भी जा सकता है कि भारत में जो साक्षरता दर है वो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या की उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। यानी 7 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय ज्ञान की अगर योग्यता है तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कह सकते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। फिर व्यावसायिक संरचना की अगर बात करें तो कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग है, स्त्री पुरुष दोनों। इसके अलावा यहाँ से देखिए, अब व्यावसायिक संरचना को मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। ये अपने जो आगे जो लेसन आएंगे, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो उसमें और थोड़ा सा अपने विस्तारित पढ़ेंगे। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण होगी वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ही अपने थोड़ा बहुत देखते हैं इसको। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, खनन। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर ये आता है, अगर प्राथमिक क्रियाओं में अगर देखें तो भोजन संग्रहण और आखेट सबसे प्राचीनतम आर्थिक ज्ञात क्रियाएं हैं वो बताई गई है। प्राथमिक क्रियाएं, इसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है प्राथमिक क्रियाओं। फिर आता है द्वितीय क्रियाएं, जिसको विनिर्माण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रूप परिवर्तन होता है, या रूप परिवर्तित द्वारा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना, विनिर्माण। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, बढ़ई का कार्य, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि, ये द्वितीय क्रियाएं हैं। इसके अलावा तृतीय क्रियाएं, जिसको सेवा सेक्टर कहते हैं, प्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं, व्यापार, परिवहन, संचार, ये। फिर उसके बाद में चतुर्थ क्रियाएं, जिसमें सूचना आधारित एवं अनुसंधान व विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप होते हैं। इसमें जो श्रमिक होते हैं वो सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में रेड कलर, द्वितीय में ब्लू कॉलर, और तृतीय में उसको 2 भागों में बांटा गया है श्रमिक को। धूसर जो पुरुषों के लिए है और गुलाबी है वो महिलाओं के लिए है। तो ये जब आगे और अपने लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से और बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी गई है, और ये कहीं ना कहीं आपसे रेगिस्तान में प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा। तो ये यहाँ से आपके लिए कोई रेगिस्तान हो सकता है मेरे अनुभव और विचार के आधार पर। तो ये अपना आज का जो एक लेसन था, बिल्कुल ही छोटा सा लेसन, जिसमें
1-2 नंबर के सीधे से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इजी लेसन है ये, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। इसमें जो आपको मैंने यहाँ पर करवाए हैं, इनमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बन सकते हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए और किसी भी प्रकार की अगर आपको लगे तो आप हमें मैसेज के द्वारा आप सूचना करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ से।